मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष बांझपन। आज का यह वीडियो इसी पे आधारित है, इसी टॉपिक पर। दोस्तों, यह वीडियो इस पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है पेशेंट हमारे पास आते हैं। बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब, हम में ही कोई कमी है, हमारे हस्बैंड में कमी नहीं है, हमें ही चेक करिए। और उनका कहना इसलिए ऐसा रहता है क्योंकि पहले के ज़माने में इतना मेल इनफर्टिलिटी का केस नहीं होते थे। अभी जो है रिसेंट स्टडी में देखा गया कि पुरुष बांझपन के केसों में 10 से 15 सालों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो वो इस बात से पहले से ही वो कहती हैं कि हमारे पुरुष को कुछ नहीं हुआ है, हमें ही चेक कीजिए, हमारे में ही कमी है। तो आपको नॉलेज के लिए बता दूं, इनफर्टिलिटी का केस में मेल और फीमेल दोनों में ही बराबर की सहयोगिता इस टाइम हो रही है। जैसे 100% अगर 6 लोगों में से हर 6 लोगों में एक लोगों को इनफर्टिलिटी का केस हो ही रहा है, और जो है 100% में से 30% महिला का केस आ रहा है, 30% पुरुष, और 30% में कंबाइंड पुरुष और महिला ये दोनों बांझपन के लिए बराबर के लिए सहभागी हैं। और 10% केस जो है अननोन कारण उसके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक आनंद सिंह, ओनर सिद्धि होम्योपैथिक क्लिनिक। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि सही जानकारी आप लोगों तक मिल सके, लोग इसके अवेयर हो सकें, जानकारी हो सके। तो आइए जानते हैं कि कैसे पुरुष जाने कि पुरुष बांझपन का लक्षण उनमें है। तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं अपने पार्टनर के साथ 1 साल तक लगातार, तब भी जो है आपको अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कोई कमी है, उसके लिए आप कोई रीज़न है जिससे जो है पुरुष बांझपन हो सकता है। तो इसके लिए रीज़न है, क्या क्या रीज़न है जिससे पुरुष बांझपन होता है, क्या क्या कारण है, उसके बारे में बताते हैं आप। पहला कारण हो सकता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिकल, यानी जो है सूजन हो, कोई टेस्टिकल्स में जो है उसमें सूजन होगी, या कोई ट्रामा हुआ हो, कभी चोट लगी हो, या कोई सर्जरी हुई हो, तो इसकी वजह से भी जो है मेल इनफर्टिलिटी होती है। या टेस्टिस का डेवलपमेंट ही नहीं सही से हुआ है, अनडिस्टेंडर टेस्टिकल्स हैं, तो इसमें भी जो है मेल इनफर्टिलिटी जो है होती है। दूसरा ये है कि एक्सपोजर, आजकल बहुत सारा रेडिएशन का एक्सपोजर है, तो उसकी वजह से भी जो है ऐसे केसेज आ रहे हैं। बाहर बहुत सारा एक्सपोजर हो रहा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है वातावरण में, तो उससे भी केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं। या फिर ब्लॉकेज हो जो है वास डिफरेंस में, या वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, यानी टेस्टिकल्स की कोई वेन है वो जो है उसमें सूजन हो गई हो, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, शुक्राणु भी ढंग से नहीं बनेंगे टेस्टिकल्स में, तो उसकी वजह से भी पुरुष बांझपन होता है। या कोई इजैकुलेशन का जो है इश्यू हो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत हो, जो अर्ली ही सीमेन डिस्चार्ज हो जाता हो, या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो, यानी जो है सीमेन निकलता ही ना हो सेक्स के दौरान, ये सारे इश्यूज हैं। या जो है एज हो बहुत, अगर आप अर्ली एज में अगर आप बच्चे नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। आपके जेनेटिक मटेरियल अच्छा नहीं रहता, डीएनए में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, जीन में भी परिवर्तन होता है, या कोई इलनेस हो, आपको कोई बीमारी हो, तो उसका भी डायरेक्ट असर आपके जीन पे पड़ता है, डीएनए पे पड़ता है। तो जितना जल्दी हो सके बच्चे बहुत अर्ली एज में ही कर लेना चाहिए। एडवांस एज में मेल और फीमेल दोनों के लिए परेशानी होती है एडवांस एज में। और इसमें ऑक्यूपेशन भी बहुत बड़ा
प्ले रोल करता है कि आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं। क्योंकि बहुत बार या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जो मज़दूर है कोई, वो बहुत ही गर्मी वहाँ है, तो गर्मी की वजह से वहाँ पे, क्योंकि टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से वहाँ कम होता है, जिससे शुक्राणु जहाँ बनते हैं, तो कोई ऐसा वातावरण हो जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर हो, आप ऐसी जगह कहीं काम कर रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो इससे भी दिक्कत शुक्राणु को बनने में आती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप करते हैं। तो अब जानते हैं इसके बारे में कि कैसे कुछ आप टेस्ट कराएं जिससे जाने की मेल इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की दिक्कत आप में है। तो इसमें पहला आता है सीमन एनालिसिस करा सकते हैं आप, और हार्मोनल चेकअप करा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है, FSH LH, या थायराइड की दिक्कत तो आपको नहीं, इस वजह से भी जो है दिक्कत आती है पुरुष में। या फिर आप में ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ा हुआ है, ये सारे। और आप स्क्रूटल सोनोग्राफी भी करा सकते हैं, जिससे पता लग सकता है कि आप में कोई इस वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही है। तो आइए ये सारे चीज़ों के बाद आपको बताते हैं कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते कुछ दवाइयाँ आपको बताते हैं जो पुरुष बांझपन में बहुत अच्छा काम करती हैं। इस क्रम में पहली दवा है एग्नेस कैस्टस 30 पावर। ये दवा उन पेशेंटों को दी जाती है जो यंग हैं, बिल्कुल यंग हैं, अभी नई नई मैरिज हुई है, और वो सेक्स की इच्छा ही उनमें दमन हो जाती है, उनकी सेक्स की इच्छा ही नहीं करती है, उनका एक कोई एक्साइटमेंट सेक्सुअल नहीं रहता, पार्टनर भी सेटिस्फाइड नहीं रहता, यंग एज है इसमें। तो कभी कभार इसमें इजेकुलेशन की भी दिक्कत होती है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन की दिक्कत, या इरेक्टाइल लिंग खड़ा नहीं होता है। तो ये सारी दिक्कतों में एग्नेस दवा बहुत अच्छी काम करती है, और स्पर्म के काउंट को भी बहुत हद तक बढ़ाने में मददगार है। तो एग्नेस कैस्टस 30 पावर अगर हम दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार इसका सेवन करें तो बहुत हद तक इससे इस प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है। दूसरी दवा है दामियाना क्यू। ये मदर टिंचर के फॉर्म में ली जाती है। ये बहुत अच्छा है, इसका सेवन करने से बहुत अच्छा स्पर्म काउंट बढ़ता है, और ये सेक्सुअल वीकनेस में भी दी जाती है, जिससे जो है सेक्स का पावर भी बढ़ता है। तो इसको 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में लेना है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस क्रम में तीसरी दवा है पोनियम मैग 30 पावर। ये दवा उन पेशेंटों को दी जाती है जिनकी सेक्स की इच्छा तो बहुत रहती है, लेकिन उनकी जो है सेक्सुअल पावर डिमिनिश्ड हो जाती है, और इच्छा उनकी सप्रेस हो जाने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये दवा 30 पावर 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेने से बहुत आराम मिलता है, स्पर्म काउंट में भी इजाफा आता है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है। इस क्रम में चौथी दवा है एक्सरे। ये दवा उन पेशेंटों को दी जाती है जिनमें एट्रोफी ऑफ द टेस्टिकल्स, यानी टेस्टिकल का साइज घट जाता है, टेस्टिकल श्रिंक हो जाता है, और जो काफ़ी रेडिएशन के एक्सपोजर में लोग रहते हैं, उन दवाओं में एक्सरे बहुत ही अच्छा काम करती है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में, स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। ये दवा 30 पावर 20-20 बूंद इसका जो है 30 पावर 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने से बहुत अच्छा काम करती है दवा। इस क्रम में पांचवी दवा है हेमामिलिस 30 पावर। ये दवा उन पेशेंटों को बहुत अच्छा काम करती है जिनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, यानी टेस्टिकल्स की कोई वेंस में सूजन हो, तो ये जो है सूजन को घटाती है और प्रॉपर नॉर्मल ब्लड फ्लो करती है, जिससे कि स्पर्म के प्रोडक्शन में कोई प्रभाव ना पड़े। तो हेमामिलिस 30 पावर 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने से बहुत अच्छा है।
और दोस्तों ये दवाएं आपको इसलिए बताते हैं, ये आपके लिए जानकारी की हैं दवाएं। एक डोज इसका जो बताया जाता है ये पर्सन टू पर्सन, यानी हर व्यक्ति में कोई ज़रूरी नहीं कि 30 पावर लगे किसी की, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर है। तो किसी को 200 पावर, किसी को 1000 पावर। तो ये जो दवाएं हैं ये किसी के डॉक्टर्स के एडवाइस से ही लें। अब दोस्तों आपको कुछ हम उपाय बताते हैं, कुछ हैबिट्स आप परिवर्तन करके आप अपने नेचुरली आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट कर सकते हैं बॉडी में, और आप स्पर्म काउंट को भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप का वज़न काफ़ी ज़्यादा है तो सबसे पहले आप मोटापा को घटाएं, क्योंकि चर्बी जो है, चर्बी से टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी घटता है अंदर बॉडी में। फल और हरी सब्जियां अपने डाइट में से जो है वो करें, शामिल करें। जिंक और विटामिन सी के या तो टेबलेट फॉर्म में जो है सप्लीमेंट में लें, या फिर अपनी डाइट में ही उसको जो है शामिल करें। प्रॉपर एक्सरसाइज करें जिससे मोटापा काफ़ी हद तक मोटापा से निजात मिल जा सके आपको। अगर आपकी कोई सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन की हैबिट है तो उसको, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर स्पर्म काउंट पे, स्पर्म के पे पड़ता है, इससे आप या तो उस समय के लिए बंद करें या हमेशा के लिए क्विट कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जो है एसटीडी से बचना है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचना है, सिंगल पार्टनर रखें, कंडोम का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से जो है बचे रहेंगे, जिससे आप नेचुरली अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करेंगे, और इससे स्पर्म काउंट भी। रेड मीट आप जो है ना सेवन करें, वाइट मटेरियल यानी मैदा, नमक और शुगर का सेवन ना करें। तो अगर आपको अब दोस्त अब हम बताते हैं कि आप जो टेस्ट सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराएं वो 2 बार कराएं और किसी ऑथराइज लैब से कराएं, जिससे कि आप सही टेस्ट आपको जानकारी मिल सके। अगर आप अपने से ही देखना चाह रहे हैं टेस्ट की रिपोर्टिंग, तो आपको मैं बता देता हूं कि क्या ये रेशियो होना चाहिए। तो अगर आप लेबोरेटरी में आप अपना टेस्ट कराते हैं सीमन एनालिसिस, तो उसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें पहला होता है कि स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट आपके सीमन में 20 मिलियन एटलीस्ट होना चाहिए। 20 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए। 20 मिलियन ठीक ठाक है, सफिशिएंट है। और इसकी दूसरे नंबर पे चीज़ चेक की जाती है मोटेलिटी। स्पर्म का मोटेलिटी एक हेल्दी स्पर्म के लिए एटलीस्ट 45 से 50% होना चाहिए। इसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव दोनों स्पर्म का काउंट जो है 45 से 50% होना चाहिए। और तीसरा चीज़ होती है सीमन एनालिसिस में जो है इसकी मॉर्फोलॉजी अगर देखा गया टेस्ट में कि 4% ही अगर नॉर्मल शेप में स्पर्म है, तो इसका मतलब आपका स्पर्म हेल्दी है। तो ये आप अपने आप से पता लगा सकते हैं टेस्ट के दौरान कि आपका रिपोर्ट सही है। या उसमें आप रिपोर्ट में देखेंगे नॉर्मल स्पर्मिया लिख के आता है, तो इसका मतलब आपका स्पर्म नॉर्मल है। ओलिगोस्पर्मिया लिख के आता है यानी आपका स्पर्म काउंट कम है। एजोस्पर्मिया यानी आपका स्पर्म नील है। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि आप जो है आपकी रिपोर्ट क्या है। बाकी आप जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी, LH-FSH का लेवल भी चेक कर लेंगे। उसमें नॉर्मल रेंज से अगर डेविएशन है यानी आप में कोई कमी है। तो यह तो रहा टेस्ट के बारे में, जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके टेस्ट सही है, रिपोर्ट सही है या कोई कमी है। तो इससे आप डॉक्टर से भी एडवाइस ले सकते हैं कि इसमें क्या दवाएं चलेंगी या नहीं चलेंगी, या आपके लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन करने से सामान्य हो जाएगा। तो आइए अब आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो आपको नहीं करना है। जैसे कि जिम में आजकल बहुत सारे युवा जो है सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वो एनाबॉलिक एस्टेरॉयड होता है, तो एनाबॉलिक एस्टेरॉयड का कहीं और असर हो ना हो, लेकिन सीधे स्पर्म पे असर जाता है उसका। बाकी आप कोई ऐसी सर्टेन एंटीबायोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, उनका भी असर, या कोई मानसिक बीमारी का जो दवाएं चलती हैं
उसका भी असर सीधे सीधे स्पर्म पे जाता है। तो ये सारी चीज़ों से अगर हो सके तो बचें। स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल से भी काफ़ी हद तक किसी के स्पर्म काउंट या उसके हार्मोन लेवल पर सीधे इम्पैक्ट जाता है। तो आप काफ़ी स्ट्रेस वो भरे वातावरण से मुक्त रहें, स्ट्रेस ना लें बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बताएं, इसे जो प्रॉपर फॉलो करें। अगर ज़रूरत हो तो अपनी जो है निकट किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, बिना डॉक्टरी की सलाह के कोई दवा ना लें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस जानकारी को जितना हो सके साझा करें, क्योंकि किसी की जानकारी आपको साझा करेंगे तो हो सकता है किसी के लाइफ में प्रॉपर जानकारी होने की वजह से उसे परिवर्तन आ सके। तो धन्यवाद, नमस्कार।